5 नंबर के ऐसे तगड़े प्रश्न हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं 10 प्रश्न बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो वक्र है और रेखा जो आपको दे रखी है y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। हल पे आ जाते हैं। अभी प्यारे बच्चों वीडियो लाइट नहीं है, इस वजह से मुझे पेन पेपर में शूट करना पड़ रहा है ताकि आपको कंटेंट तो मिलता रहे। अब लाइट का वेट करेंगे, पता नहीं कब आएगी, है ना। तो सबसे पहले हल में आ जाएंगे, हम लिखेंगे दिया है। हमें दिया क्या है बच्चों, जो जो दिया है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो इस पे, तो मुझे इस वीडियो पे लाइक कर देना। 1000 लाइक कर दोगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। हमें दे रखा है वक्र, जैसे कॉपी में लिखा ना बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। वक्र y बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। और रेखा जो हमें दे रखी है, रेखा हमें दे रखी है y बराबर 16। ठीक है, हमें इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें बनाना है चित्र। हमें बनाना है बच्चों चित्र। चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में। और ये हमारा केंद्र है। चूँकि वाई बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे 0 रखो, वाई की जगह पे 0 रखो, संतुष्ट कर रहे। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर वाई का चित्र। ठीक है, अब हमारे पास क्या वाई बराबर 16 है। वाई बराबर 16 सपोज करो यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, वाई बराबर 16 यहाँ पर है, तो ये रेखा खींच दी हमने। वाई बराबर 16 ये रेखा है। तो यहाँ पर बिंदु एक्स अक्ष में तो चलो कुछ भी होगा, लेकिन वाई अक्ष में कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर बिंदु पे आ जाओ 0,0। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों हिस्सा मुझे निकालना है। ठीक है, ये दोनों हिस्सा मुझे निकालना है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, इधर जितना हिस्सा होगा इधर भी उतना ही हिस्सा होगा। नाम दे दो, ये ओ है, ये ए दे दो, इसको बी दे दो और इसको सी दे दो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए ओ बी सी ए, है ना। एरिया ए ओ बी सी, ए से शुरू किया ए पे ख़त्म करना है। ये किसके बराबर होगा, दुगुना एरिया ओ बी सी के। ठीक है, ओ बी सी के। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे किसका प्रयोग करना होगा, मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो किसका प्रयोग करना होगा। देखो अगर ये वाला बिंदु मैं बताऊं, ये वाला बिंदु क्या है, 0,16 है। अगर मैं ले लेता हूँ, मैं लिमिट लेता हूँ वाई से, वाई में लिमिट लेता हूँ 0 से 16, लिमिट वाई में लिमिट ले रहे हैं 0 से 16। अगर लिमिट मैंने वाई में ली है तो सूत्र क्या लगेगा, एक्स डी वाई। सूत्र क्या लगेगा, एक्स डी वाई। ठीक है, और इस वक्र से मुझे x का मान निकालना है। तो इस वक्र से मुझे x का मान क्या मिलेगा, y की पावर 1/2, वर्गमूल निकालेंगे तो। ठीक है, तो x का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब 0 से 16 और x का मान क्या है, y की पावर 1/2 dy। इंटीग्रेशन करो, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे तो n+1 बट्टे में n+1 हो जाएगा। लिमिट हमारी है 0 से 16। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ऊपर 2 है, ये हो जाएगा y की पावर 3/2, लिमिट 0 से 16, यहाँ पर 3/2, बट्टे का 2 ऊपर आके आ जाएगा गुणे में, 2 दूनी 4/3। y की जगह पर अपर लिमिट माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, 16 का मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, और ये है 3/2, 2 से 2 कटा, ये है 0। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टे में 3 आ जाएगा। 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, 4 चौको 16 गुणे 16 बट्टे 3। 16 गुणा 16 कितना होता है, 256 होता है।
बट्टे 3, ठीक है। इतना वर्ग मात्रक, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, इतना हलवा क्वेश्चन था। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। कह रहे हैं यदि फलन जो कि इससे यहाँ जा रहा है और एफ एक्स ये है और जी हमारा फलन यहाँ से यहाँ जा रहा है और जी एक्स ये है, सिद्ध कीजिए कि एफ तथा जी एक क्या की हैं। एफ और जी क्या है बच्चों, एक क्या की हैं, लेकिन एफ प्लस जी एक क्या की नहीं है। तगड़ा क्वेश्चन है। तो एक क्या की के लिए क्या करना होता है, देखो यहाँ लिखेंगे एक क्या की के लिए दोनों फलन को मुझे एक क्या के दिखाना है ना, फंक्शन एक्स को भी और फंक्शन जी एक्स को भी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ यदि मैंने 2 पद ले लिए x1, x2, कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहीं से लेना होता है पहले वाले से, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, मानना होता है। माना फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के। तो आपको क्या करना है, एक बार x के जगह पर x1 रखना है और एक बार x के जगह पे क्या रखना है, x2 रखना है। तो साइन से साइन कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। अगर फंक्शन x1 आप फंक्शन x2 लेके चलते हो और x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन क्या होता है, एक क्या की होता है। अतः fx एक क्या की है, fx हमारा एक क्या की है। अब fx को एक क्या की दिखा दिया आपने, इसी प्रकार आप बात करेंगे gx के लिए। फिर से ले लोगे यदि x1, x2, आप कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेना होता है 0 से π/2, ठीक है। ये ले लिया, फिर मान लेंगे, माना gx1 किसके बराबर है, gx2। दूसरा फंक्शन मेरा g में है ना, g में, तो यहाँ रखेंगे, तो x की जगह पे रखेंगे x1, तो ये हो जाएगा cos x1 और ये हो जाएगा cos x2। तो cos से cos कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। अतः gx फलन एक क्या की है। ये अलग अलग इंडिविजुअली तो एक क्या की है, लेकिन जैसे इनको जोड़ते हैं एफ और जी को, तो ये एक क्या की नहीं रहेंगे, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। बोले तो एफ एक्स हमारे पास क्या था, साइन एक्स, और जी एक्स हमारे पास क्या था, कॉस एक्स। ये जो है एक क्या की नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट अगर दे देते हैं तो एक क्या की नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मैं चेक करता हूँ 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो f0 g0 रखो, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ x बराबर π/2 पर, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, π/2 साइन π/2 का मान 1, कॉस π/2 का मान 0, तो ये भी आ गया 1। आप देख रहे हैं इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए था, तो लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है, यानी कि एक ही नहीं है। लिखेंगे चूंकि f0 और f π/2 मुझे 1 दे रहा है, जबकि 0 और π/2 आपस में समान नहीं है। अगर इनपुट समान ना हो तो आउटपुट भी समान नहीं होना चाहिए, तब एकाकी होता है।
अतः fx प्लस gx एक है कि नहीं है। ठीक है, fx प्लस gx एक है कि बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन आपको हर साल मिलता ही मिलता है। कह रहे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये पहला अवरोध है, दूसरा अवरोध है x और y का मान 0 से बड़ा लेना है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में हल क्षेत्र को लेना है। तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें दिया क्या है, z हमें दे रखा है, z हमें दे रखा है 3x प्लस का 2y। ठीक है, और अवरोध हमें क्या दे रखा है, अवरोध हमें दे रखा है x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरा अवरोध हमको दे रखा है 3x प्लस वाई 15 या 15 से छोटा है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या कर दें, ये जो असमीका है इनको समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, समीकरण में बदल दो। तो ये वाला पहला वाला हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 15। तो अगला जो काम होता है हमारा वो क्या होता है, बिंदु निकालना। क्या होता है, बिंदु निकालना। तो निकालो बिंदु। हर समीकरण से 2 बिंदु निकालने, कम से कम 2 बिंदु, ज्यादा भी निकाल सकते हो लेकिन फायदा नहीं है उसका। 2 बिंदु निकालो, वही बहुत है। बिंदु निकालने के दूसरे तरीका भी रेखा के समीकरण के रूप में बना लो, वैसे भी निकाल सकते हो, या एक्स वाई को मान के भी बिंदु निकाल सकते हो। यहाँ एक्स मान लिया, यहाँ वाई मान लिया। एक्स को मैंने 0 माना, एक्स छुप जाएगा 2 पंच 10। वाई को मैं 0 मानूंगा, वाई छुप जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 10। तो ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है। ठीक है, एक्स को मैंने 0 माना, छुप गया, वाई हमारा आ गया 15। वाई हमारा कितना आ गया, 15। वाई को मैंने 0 माना, वाई छुप गया, 3 बचे 15। तो ये आपका आ गया नाम दे दो पी क्यू, इसे आर नाम देते हैं, इसे एस। ठीक, अब हमें हल क्षेत्र देखना होता है अगले स्टेप में, हल क्षेत्र के लिए कि हल क्षेत्र किधर जाएगा। तो जो बिंदु संतुष्ट करती है हल क्षेत्र, उसी बिंदु की तरफ जाता है। तो मैंने दोनों बिंदुओं के लिए क्या लेता हूँ, केंद्र ले लेता हूँ, केंद्र पर दोनों असीमिका के लिए। ठीक, पहली वाली असीमिका क्या है, लिख लेते हैं x प्लस 2y 10 या 10 से छोटा है, और दूसरा वाला हमारे पास है 3x प्लस का y 15 या 15 से छोटा है। ठीक है, तो देखो x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे भी 0 रखना है, रख दो। जीरो जो 10 से छोटा होता है तो ये संतुष्ट करता है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, पहले वाले का। इसमें देखो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो जो 0 है 15 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है, तो इसमें भी हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, बिंदु वगैरह हमें मिल चुके हैं आराम से। अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में दिखाना है, तो ग्राफ पेपर ले लेंगे। सो देखो गाइस, x और y के मान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। सारे मान धनात्मक है, तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ ग्राफ। ठीक है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास y का मान ज़्यादा से ज़्यादा 15 है, तो 15 आ जाएगा क्या, मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इधर सबसे बड़ा x में 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि x के मान, इधर x का मान पॉजिटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, सारे मान पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव मान तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 जाना, y पे 5। x पे 0 ये हुआ और y पे 5 जाना है, ये पहला बिंदु आ गया P। ठीक है, फिर अगला बिंदु क्या है, x पे 0 जाना, y पे 10, सॉरी x पे 10 जाना है, y पे 0। x पे 10 जाना है, y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। ये बिंदु हो गया अपना Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है अपने को। P बिंदु है और ये Q बिंदु है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, रेखा खींच दी हमने रेखा। और इस रेखा में समीकरण का नाम भी लिख दो। क्या है समीकरण का नाम, x प्लस 2y बराबर 10। तो केंद्र ने संतुष्ट किया था, केंद्र ये है ना, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अवरोध है तो दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमको चाहिए। 3 अवरोध होता, तीनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमको चाहिए होता। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। x पे 0 है, y पे 15। x पे 0, y पे 15, ये हुआ, ये हमारा है R बिंदु। ठीक है, और अगला क्या है, x पे 5, y पे 0। x पे 5, y पे 0, ये हमारा है H बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, जब आप ग्राफ पे करते हो तो ग्राफ का बहुत बड़ा फायदा है। अब देखो ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण का नाम क्या था, 3x प्लस वाई बराबर 15। और इसमें भी केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ ही जाएगा। तो देखो जहां पर दोनों हिस्से मिल रहे हैं, जहां पर काला और नीला दोनों मिल रहा है, वो वाला हिस्सा हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। P O S और ये वाला विभाजन बिंदु, ये उभयनिष्ठ आया है, प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम मैं बोल देता हूँ A। देखो x में कितना गया है, ये 4, और y में कितना गया है, 3, 4,3। तो ग्राफ का ये फायदा है। ठीक है, अगर ग्राफ से अगर तुम्हें नहीं मिल पाता तो इस समीकरण को, इस समीकरण को हल करते, x और y का मान रखते तो हमें बिंदु मिल जाता, तो मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। यहाँ क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। 2 अवरोध हैं, दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ रहा है PASO। PASO। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें देखो, हमें जो मान लेना होता है, हमें जो मान लेना होता है, 0 या 0 से बड़ा, वो 0 या 0 से बड़ा x में भी और y में भी 0 0 से बड़ा, तो प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखेंगे z। z हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y। तो कोणीय बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं, P है, A है, S है और O है। P हमारे पास क्या है बच्चों, 0,5। A हमारे पास है 4,3। S हमारे पास है 5,0 और ये है 0,0। इन पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो रखो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 5, तो कितना आ जाएगा 10। x के जगह पे 4, y के जगह पे 3, 12 और 6, 18। x के जगह पे 5,
और y के जगह पे 0 15, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 0 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान तो हमारा 0 है, बट हमें इन बिंदुओं पे प्रेफरेंस देना होता है। तो z मिनिमम क्या आ जाएगा? z मिनिमम आ जाएगा 10 एट 0 p बिंदु पर। आंसर ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। ये बिंदु P है, इससे कार अपना चलना प्रारंभ करता है और Q पे जाके रुक जाता है। तो जब t बराबर 0 है तो इस कार की पोजीशन P है। ठीक है, कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में यह है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ना, वो हमें दे रखी है x। क्या दे रखी है? t स्क्वायर 2 माइनस t बट्टा 3, ये हमें दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, t ज्ञात करना है, और P और Q के बीच की दूरी x भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो दूरी है तो वेग क्या होगा? चूंकि वेग क्या होता है, एक बार अवकलज, तो हम टी स्क्वायर से अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3 बट्टे में 3। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष एक बार अवकलज कर देंगे, क्योंकि dx बट्टा dt क्या होता है? वेग होता है, चाल होता है। कर दो अवकलज, ये हो जाएगा 4t और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 से 3 कटा, तो dx बट्टा dt हमें क्या मिलेगा? 4t माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, चूंकि बिंदु P पर t बराबर क्या है बच्चों? 0 है। t बराबर 0 है, यानी कि स्टार्टिंग में जो वेग है वो भी 0 है। जब शुरुआत की अवस्था में हमारा वेग क्या होगा? 0 होगा, तो इसको 0 रख लो। 4t माइनस टी स्क्वायर 0 रखोगे तो अपना t अपना ओवेनिस्ट है, 4 माइनस टी बचेगा। इसको 0 मानोगे, इसको 0 मानोगे, एक तो 0 आ जाएगा, और 4 माइनस टी को 0 मानोगे तो t बराबर 4 आ जाएगा। t बराबर 0 पे तो कौन सी अवस्था मिलेगी? p बिंदु मिलेगी। t बराबर 4 पे आपका यहाँ q बिंदु पे आ जाएगा, तो समय जो होगा वो आपका 4 होगा। 4 सेकंड में आपका p से लेकर q तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपको दूरी निकालनी है। दूरी आपकी क्या है बच्चों? x है। क्या है अपने पास? टी स्क्वायर माइनस 2 टी बट्टे 3 है ना। तो टी की जगह पे क्या रखना है? 4 रखना है, तो टी बराबर 4 पर रख लेंगे। चार बट्टे 3, तो ये हो जाएगा 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 माइनस 4 बट्टे 3, 4 बचेगा, 16 चक्को 64 बट्टे 3, इतना मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये दूरी भी निकल गई और समय भी निकल गया। तगड़ा क्वेश्चन है आपका, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप सोचो कि बाहर से आया, नहीं, ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी। तो रेखा को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमारा ये जो B1 है और ये जो B2 है बिल्कुल सेम टू सेम है। चूंकि हमारे पास A1 क्या है? A1 वेक्टर ये होता है, ये है A1 वेक्टर I प्लस के 2j माइनस के 4k। हमारा A2 वेक्टर क्या है? ये है A2 वेक्टर 3i प्लस का 3j माइनस के 5k। ठीक है, हमारा B1 वेक्टर क्या है? 2i
प्लस 3j प्लस क्या 6k। और हमारा b2 वेक्टर क्या है, सेम वही है 2i प्लस 3j प्लस का 6k। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b1 वेक्टर बराबर है b2 वेक्टर, अतः समांतर रेखा है। जब b1 और b2 वेक्टर सेम हो या b1 b2 एक दूसरे के गुणज हो तो समांतर रेखा होती है। ठीक है, समांतर रेखा होती है, इसीलिए हमारे पास b1 b2 को अलग अलग ना बोल के b बोला जाता है। और ये हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k। फिर इसका ना परिमाण भी चाहिए होता है, तो लगे हाथ परिमाण भी निकाल लेते हैं। i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 9 36 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी का सूत्र आपके मन में चाहिए चल रहा होगा, इसलिए न्यूनतम दूरी d बराबर परिमाण के अंदर, अगर नेगेटिव में भी आता है तो पॉजिटिव में लिखना है। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है b क्रॉस a2 माइनस a1, और फिर इसका परिमाण निकालते हैं बट्टे में b का परिमाण। ठीक है, ये होता है। तो अब हम निकाल लेते हैं b क्रॉस निकालेंगे, a2 माइनस a1 पहले निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 साइड में निकाल लेता हूँ। तो भैया a2 मेरे पास कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और a1 मेरे पास है i प्लस के 2j माइनस के 4k। 3i में से क्या घटाएंगे 2i, 3j में से 2j घटाएंगे 1j, माइनस 5k प्लस के 4k, तो माइनस का k बचा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j, यहाँ k। b क्या है मेरे पास 2 3 6 गुणज i का j का k का 2 3 6, और इसका गुणज क्या है 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो i छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3 6 कम 6, j छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2 6 दूनी 12, फिर k छुपाएंगे 2 1 कम 2 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 9i माइनस माइनस प्लस 14j माइनस के 4k। फिर इसका परिमाण भी चाहिए, परिमाण निकालो। तो i के गुणज का वर्ग प्लस j का गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, 9 9 81, 14 गुणा 14 196, 4 चौको 16, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 293। सारे मान उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ गया 293 अंडर रूट का बट्टे में 7 आंसर। अगर मान लो कैलकुलेशन करके नेगेटिव में आता तो उसे हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये ए है तो हमें इसको ये सिद्ध करना है और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है। 5 नंबर में ऐसा प्रश्न हर साल आता है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर, ए गुणा ए
तो ए मेरे पास क्या है, 3 1 माइनस 1 2, ठीक। यहां से रो लेंगे, यहां से कॉलम ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 कम 1, 3 कम 3, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 कम 2, 1 कम 1, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ जाएगा, 8 5 माइनस 5 3, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न में, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस के 7 है, इसको हमें जीरो ला के दिखाना, जीरो वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम 5a और यहाँ आ जाएगा आई। ए स्क्वायर हमें क्या मिला, 8 5 माइनस 5 3, ए हमारे पास 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। और आई हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे सब, ठीक है। सबको क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे। करो, ये वाला तो वैसे का वैसा रहेगा, 8 5 माइनस 5 3, 5 3 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 7 0 0 7। संगत पदों को जोड़ देंगे, संगत पदों को घटा लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 15 प्लस के 7, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0, 5 माइनस के 5 प्लस का 0, 3 माइनस 10 प्लस के 7। तो ये क्या हो गया, 0 0 हो गया सब। और 0 0 को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यही आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। अब आ जाओ, ए इनवर्स निकालना है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 7i बराबर 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स से गुणा कर देना है दोनों तरफ। ए इनवर्स से गुणा करने पर, जैसे ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स 5 ए इनवर्स 7i ए इनवर्स 0 गुणा ए इनवर्स। तो यहाँ से एक घात क्या हो गई, कम हो गई। ए क्या होता है, ए गुणा ए इनवर्स आई होता है, और आई गुणा कुछ भी हो मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आ जाता है, 0 गुणा 0 मैट्रिक्स। तो यह है 7 ए इनवर्स, माइनस का 5 है इधर के, प्लस का 5 है, प्लस का ए इधर के, माइनस के ए। तो 5 यहाँ आ जाएगा आई, और यहाँ आ जाएगा ए। आई हमारे पास 1 0 0 1, ए हमारे पास है 3 1 माइनस 1 2। तो 5 से गुणा करो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 3 1 माइनस 1 2। संगत पद से घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे 2, 0 में से माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 0 में से 1 घटाओगे 1, 5 में से 2 घटाओगे 3। अब यहाँ पर 7 है, इधर आके भाग में आ जाएगा, हर एक पद को 7 से भाग दे दो, 2/7 1/7 1/7 3/7। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे हैं x की पावर cos x को x के सापेक्ष अवकलज कीजिए, ठीक है। सो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये y फलन है, y हमारे पास क्या है, x की पावर cos x है, 5 नंबर में आता है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, जैसे हम लॉग ले लेंगे
तो इधर हो जाएगा अपना log y और ये हो जाएगा अपना log x की पावर cos x। ठीक, फिर यहाँ पर एक लग रहा है सूत्र, आप जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, log y है, पावर में जो भी है वो सामने गुणे में आ जाता है। ये हो गया log x। फलन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसको अवकलज कर देना है। ठीक है, बोला है ना x के सापेक्ष, तो वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log y का अवकलज क्या होगा, log y का अवकलज 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टे dx। और इसमें लग जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। log x का अवकलज 1 बट्टे x होता है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज। cos x का अवकलज क्या होता है, sin x माइनस का। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बट्टे dx। तो ये बट्टे का y इधर क्या आ जाएगा, गुणे में। ये है अपने पास cos x बट्टा x माइनस sin x गुणा log x। अब हमें क्या करना, y का मान रख देना है। y का मान है x cos x बट्टा x sin x गुणा log x। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, y बराबर अपना क्या है, साइन इनवर्स x है। तो ये चीज अपने को दर्शाना है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। y बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स x, तो हम क्या कर देंगे, एक बार अवकलज कर देंगे, करो अवकलज dy बट्टे dx। इसका अवकलज हो जाएगा 1 के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बट्टे dx का वर्ग, और इधर हो जाएगा 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे। ठीक, अब फिर से x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर दो फलन है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। बाईं तरफ करते हैं, पहले पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का प्लस। पहले पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, और अंदर वाले का अवकलज हो जाएगा। dy बट्टे dx का दोबारा अवकलज करने पे क्या हो जाता है, d2y बट्टे dx स्क्वायर। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले वाले का अवकलज, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, और 1 का अवकलज क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो अब आप देखेंगे कि dy बट्टे dx कम से कम उभयनिष्ठ है और 2 भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बट्टे dx स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा x dy बट्टे dx, एक घात बाहर आ गया। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 हो जाता है। Hence proved। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, प्रायिकता का, 5 नंबर में पूछा गया है। कह रहे E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटना है, तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो दिया क्या है, दिया है E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना है, तो इसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 का मान क्या होगा, 0 होगा। E1 इंटरसेक्शन E2 0 है, तो इसकी प्रायिकता का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अब आ जाओ, सूत्र आपको पता होगा, चूंकि प्रायिकता E1 यूनियन E2, इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2 माइनस प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 होता है। ठीक है, तो जैसे इसकी जगह पे मैं मान रखूंगा, तो ये 0 हो गया। तो एक तरीके से ये चीज़ अगर इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये तो 0 है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो प्रायिकता E1 यूनियन E2 प्लस प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर हो जाएगा, प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2 के, क्योंकि इसका मान तो क्या बाबू, 0 है, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इतना सा है आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 ज़बरदस्त क्वेश्चन बता दिए 5 नंबर में, जो एग्जाम में बार बार आए थे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं।